है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टीम पावर स्टेशन देखा था। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये सारे ये ब्लॉक डायग्राम में जस्ट आपको दिखाना है कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं स्टीम पावर प्लांट के। तो उसमें फीड वाटर हो गया, जो वाटर सप्लाई करते हैं हम बॉयलर में टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम, है ना। तो ये फीड वाटर हो गया। देन फर्नेस है जिसमें आप कोल को बर्न करते हो एंड हीट जनरेट होता है। तो बॉयलर के नीचे फर्नेस होता है। देन बॉयलर हो गया, बॉयलर में स्टीम जनरेट होगा। स्टीम जनरेट होने के बाद सुपर हीटर से पास होगा। सुपर हीटर में हम क्या करते हैं, स्टीम को इंश्योर करते हैं कि वो कम्प्लीटली जो भी बॉयलर से स्टीम जनरेट हो रहा है, वो स्टीम के तीन क्वालिटी होते हैं, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम एंड सुपर हीटेड स्टीम। तो कभी भी स्टीम टरबाइन के अंदर वेट स्टीम एंटर नहीं करना चाहिए। ड्राई स्टीम एंटर कर सकता है, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, वेट स्टीम एंटर करेगा तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मीन्स वाटर लिक्विड कंडीशन में होता है। मीन्स वेट स्टीम बोलते हैं मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। तो अगर वो लिक्विड ब्लेड के कांटेक्ट में आता है तो ब्लेड का क्रोजन होगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि जो भी स्टीम जनरेट हो रहा है बॉयलर से, वो सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन के अंदर एंटर होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं, बॉयलर के आगे सुपर हीटर लगाते हैं। यहाँ पे जो भी स्टीम आएगा बॉयलर से उसको कम्प्लीटली सुपर हीट कर दिया जाएगा। सुपर हीटेड स्टीम एंटर करेगा स्टीम टरबाइन के अंदर। देन स्टीम टरबाइन पे जो स्टीम है वो वर्क डन करेगा, उसकी वजह से टरबाइन रोटेट होने लगेगा। तो हमें यहाँ से मैकेनिकल पावर मिलेगा। देन मैकेनिकल पावर को जो शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट है, उसको हम कपलिंग कर देंगे अल्टरनेटर के शाफ्ट से। तो अल्टरनेटर का शाफ्ट भी रोटेट होने लगेगा। एंड अल्टरनेटर के शाफ्ट पे क्या रहता है, आर्मेचर कॉइल, एंड उसके सराउंडिंग में आपको मैग्नेट होता है। तो जब कॉइल इसमें रोटेट होगा, फिक्स मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट जनरेट होगी। देन ट्रांसफार्मर एंड सर्किट ब्रेकर के थ्रू ये सप्लाई कर दिया जाएगा। जो एंड यूजर है, जैसे डोमेस्टिक हम लोग हैं, इंडस्ट्री है, तो इन लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया स्टीम पावर प्लांट का। अब इसका हमें लेआउट पढ़ना है कि कौन कौन सी इसमें सर्किट होती है। तो हमने देखा था लास्ट टाइम, मैंने इतना डील किया था कि कोल एंड एश सर्किट होती है। कोल एंड एश सर्किट में क्या रहेगा, जो फ्यूल है, कोल को सप्लाई करना है फर्नेस में। एंड कोल बर्न होने के बाद जो ऐश होगा, राख जो होगा, उसको कलेक्ट करके ऐश स्टोरेज में, जहाँ पे ऐश का डिस्पोजल एरिया होगा वहां तक उसको सप्लाई करना है। ठीक है, वहां से रिमूव करके फर्नेस में, क्योंकि ऐश जमा हो जाएगा तो फिर बर्निंग का इशू आएगा, कंबशन का इशू आएगा। तो वहां से जो भी बर्न होने के बाद, कोल बर्न होने के बाद राख में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐश को वहां से रिमूव करना है। एंड रिमूव करके कहाँ रखेंगे, तो कोई उसका स्टोरेज बनाएंगे, कोई एक एरिया, डिस्पोजल एरिया होगा जहाँ पे ऐश को डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सर्किट देखिए, ये वाली सर्किट जो है, क्लियर दिख रहा है या और बड़ा करूँ इसको? हेलो सर, स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रहा है आपका। सर सिलेबस वाला टॉपिक शेयर हो रहा है। यस अरे, सर, सिलेबस ही दिखा रहा है तो। तो बोलना चाहिए था ना, मेरे ध्यान से। सर कोई नहीं, पीडीएफ से देख रहे थे सर। पीडीएफ से देख रहे थे, ओके ओके, ठीक है। तो अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो अभी यस सर, इसको दिख थोड़ा रहा है। क्लियर दिख रहा है या बड़ा करूँ इसको थोड़ा? सही है सर। सही है, दिख रहा है? अच्छा ठीक है, चलो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये डिफरेंट सर्किट्स है, कोल एंड एश सर्किट, फीड वाटर सर्किट। फीड वाटर क्या होता है, जो वाटर हम बॉयलर के अंदर सप्लाई करते हैं उसको फीड वाटर बोलते हैं।
एंड देन स्टीम जो जनरेट होगा बॉयलर के अंदर उसका एक सर्किट होगा, स्टीम सर्किट। देन एयर एंड गैस सर्किट, एयर एंड गैस सर्किट मीन्स फर्नेस के अंदर जो एयर सप्लाई किया जाएगा, फ्रेश एयर, उसकी सर्किट। एंड देन जो कोल है, कोल एयर के कांटेक्ट में आकर उसकी बर्निंग होगी, है ना, कंबशन होने के बाद फ्लू गैस जनरेट होगा, तो गैस की सर्किट मीन्स वो फ्लू गैस का टेम्परेचर वेरी हाई होता है, तो उसको हम यूज करते हैं। तो किस चीज में यूज करते हैं हम लोग देखेंगे लेआउट में। एंड देन कूलिंग वाटर सर्किट, जो स्टीम बॉयलर से आ रहा है स्टीम टरबाइन में एंटर करेगा, एंड देन स्टीम टरबाइन से फिर अगेन उसको कंडेंस करके हमें क्या करना है, बॉयलर में सप्लाई करना है। तो उसके लिए एक कूलिंग वाटर सर्किट होगी जो स्टीम को कंडेंस करेगा। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पे देखिए, कोल कोल का सर्किट देखिए, कोल एंड एश सर्किट हम देखेंगे, अभी मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे कोल स्टोरेज होगा, जो फ्यूल कोल है, कोल का स्टोरेज होगा। ठीक है, देन उसके बाद कोल स्टोरेज से जो भी उसकी हैंडलिंग सिस्टम होगी, कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं हम, तो कन्वेयर बेल्ट पे वो कोल अपने आप यानी उस पे लोड हो जाएगा एंड कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ फर्नेस में चला जाएगा। ठीक है, तो कोल हैंडलिंग सिस्टम रहेगी यहाँ पे। तो स्टोरेज से फर्नेस तक कोल हैंडलिंग सिस्टम जो होगी, तो कोल हैंडलिंग सिस्टम हम आगे उसका डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए, कोल स्टोरेज, जहाँ पे कोल स्टोरेज है एंड फर्नेस है, तो इन दोनों के बीच में कन्वेयर बेल्ट होगा एंड देन कन्वेयर पे लोडिंग के लिए, कोल की लोडिंग के लिए वो पूरी सिस्टम होगी जिसको कोल हैंडलिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोल हैंडलिंग सिस्टम कोल स्टोरेज से फर्नेस तक फ्यूल को सप्लाई करेगा। उसके बाद फर्नेस में क्या हुआ, कोयला बर्न हो गया, मीन्स कंबशन हुआ, हीट जनरेट हुआ, हीट सप्लाई हुआ बॉयलर को, बॉयलर के अंदर वाटर है तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन यहाँ से जो ऐश है, ऐश को हमें रिमूव करना है, फर्नेस से ऐश को रिमूव करना है, तो उसके लिए ऐश हैंडलिंग सिस्टम होगी। हाँ पहुंच गया, अरे लेक्चर ले रहे हैं, बाद में कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्नेस से जो ऐश है, ऐश को रिमूव करने के लिए यहाँ पे भी ऐश हैंडलिंग सिस्टम होगी। एंड वो ऐश हैंडलिंग सिस्टम ऐश को रिमूव करके जहाँ पे ऐश को स्टोर करना है, डिस्पोज करना है, ठीक है, वहां तक उसको, ये भी कन्वेयर बेल्ट रहेगा, सिर्फ लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम रहेगी, तो वहां तक ऐश यानी ऐश को रिमूव करके हम वहां पे सप्लाई करेंगे। तो ये देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका है कोल, देन कोल स्टोरेज, कोल हैंडलिंग सिस्टम, देन फर्नेस से रिमूव किया जाएगा ऐश को एंड थ्रू ऐश हैंडलिंग सिस्टम, एंड देन ऐश स्टोरेज में उसको सप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो एक सर्किट ये हो गई स्टीम पावर प्लांट में, यानी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में एक सर्किट ये होगी। दूसरी सर्किट क्या है, फीड वाटर सर्किट। ठीक है, तो फीड वाटर सर्किट देखिए, फीड वाटर कहाँ से आएगा, हॉट वेल है। हॉट वेल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्टीम कंडेंस होने के बाद एक स्टोरेज होगा, वाटर स्टोरेज सिस्टम, वहां पे वाटर स्टोर होगा, तो स्टीम कंडेंस होगा, तो कंडेंस होने के बाद डायरेक्टली वो 0 डिग्री सेल्सियस या नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, स्टीम कंडेंस 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मान लीजिए प्रेशर है टरबाइन के अंदर, तो ज्यादा टेम्परेचर पे भी कंडेंस हो सकता है। लेकिन मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितने टेम्परेचर पे कंडेंस हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम कंडेंस हो जाएगी। तो कंडेंस होने के बाद वो कंडेंसेट जो है एक स्टोरेज टैंक में स्टोर होगा, वाटर स्टोरेज टैंक, बट वहां पे वाटर क्या होगा, हॉट होगा, तो इसलिए इसको हम हॉट वेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कंडेंसेट, ये मैं दिखाता हूँ,
यहाँ पे ये कंडेंसेट है, कंडेंसर से कंडेंस होने के बाद कंडेंसेट हॉट वेल में आया। अब मेन फीड वाटर सर्किट ये है, ठीक है। तो फीड वाटर सर्किट यहाँ से क्या हुआ, हॉट वेल से पंप के थ्रू यहाँ पे इकोनोमाइजर एक इक्विपमेंट है। इकोनोमाइजर का क्या काम है, किसी को पता है इकोनोमाइजर का वर्क? हेलो, नो सर। अच्छा, इकोनोमाइजर का वर्क नहीं पता है। देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो कोल बर्न होगा तो जो फ्लू गैसेस बनेगा, फ्लू गैसेस में क्या रहेगा, CO2 वगैरह रहेगा, है ना। तो फ्लू गैस जो है, फ्लू गैस का टेम्परेचर वेरी हाई होता है। तो ये जो फीड वाटर है, फीड वाटर को अगर हम थोड़ा हीट कर लें, मीन्स यहाँ से जो हॉट वेल से वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको फाइनली हमें क्या करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है ना। तो अगर स्टीम में हमें कन्वर्ट करना है तो पहले ही बॉयलर में सप्लाई करने से पहले ही अगर उसको थोड़ा हीट कर दिया जाए, एंड वो भी हीट करने के लिए कोई एडिशनल फ्यूल बर्न करके नहीं किया जाए, क्योंकि एडिशनल फ्यूल अगर आप अलग से बर्न करके उसको हीटिंग करते हो तो फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा पावर जनरेशन का, ठीक है। लेकिन जो फ्लू गैस है, फ्लू गैस को आप क्या करोगे, फर्नेस से जो फ्लू गैस निकल रहा है, तो फ्लू गैस को ऐसी एटमोस्फेयर में हम छोड़ देंगे, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा हीट है, मीन्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो उस फ्लू गैस को आप यूज कर सकते हो फीड वाटर को हीट करने के लिए, है ना। तो फीड वाटर फ्लू गैस को हम डायरेक्टली नहीं छोड़ देंगे एटमोस्फेयर में, जो भी फर्नेस से, यहाँ पे देखिए फर्नेस से जो फ्लू गैस निकल रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। तो फर्नेस से जो फ्लू गैस निकल रहा है उसको हम डायरेक्टली एटमोस्फेयर में नहीं छोड़ेंगे थ्रू चिमनी, ठीक है। उसको पहले हम क्या करेंगे, सुपर हीटर से पास करेंगे, ठीक है, सुपर हीटर से पास करेंगे। अब सुपर हीटर का काम क्या था, स्टीम बॉयलर से जो स्टीम निकल रहा था, वो स्टीम अगर वेट स्टीम हुआ तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, मीन्स वाटर का कंटेंट होगा। तो उसको कंप्लीटली वेपराइज करने के लिए, मीन्स सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम सुपर हीटर का यूज करते हैं। तो सुपर हीटर यहाँ पे क्या कर रहा है, जो बॉयलर से स्टीम आ रही है उसको सुपर हीटेड कर रहे हैं, बट सुपर हीटेड करने के लिए हीट चाहिए। अगर हम वाटर कंटेंट है स्टीम के अंदर, उसको कंप्लीटली वेपराइज करके सुपर हीटेड वेपर बनाना चाहते हैं, तो हमें कहीं से तो हीट करना पड़ेगा ना उस वेपर को। तो उस वेपर को हीट कहाँ से करेंगे, तो थ्रू फ्लू गैस। ये जो फ्लू गैस निकल रहा है यहाँ से, इसको हम सुपर हीटर से पास कर देंगे, एंड जो ये बॉयलर से स्टीम आ रही है, इस स्टीम को हीट मिलेगी फ्लू गैस से। जो फ्लू गैस के पास जो हीट है, उसका हीट बहुत ही ज्यादा होगा, मीन्स फ्लू गैस का टेम्परेचर समझो 4 गुना 5 गुना होगा स्टीम से। तो फ्लू गैस का हीट जो होगा स्टीम को मिलेगा, एंड स्टीम हीट गेन करके कंप्लीटली सुपर हीटेड स्टीम हो जाए। देन ये फ्लू गैस यहाँ से थोड़ी फ्लू गैस की हीट जो है कम हो जाएगी, मीन्स टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर है, जो स्टीम है, वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो सुपर हीटर से जो फ्लू गैस निकलेगा उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, बट अभी भी इतना टेम्परेचर है कि आप उससे फीड वाटर को हीट कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ से ये जो फ्लू गैस है, डस्ट कलेक्टर के थ्रू, मीन्स फ्लू गैस में डस्ट भी होगा, मीन्स सॉलिड पार्टिकल होंगे एश का, तो उसको रिमूव कर देना है, उसके लिए डस्ट कलेक्टर लगाया हुआ है। एंड देन फ्लू गैस कहाँ से जाएगा, फ्लू गैस यहाँ से होता हुआ इकोनोमाइजर में जाएगा, ठीक है। एंड फ्लू गैस यहाँ पे, फ्लू गैस के पास वाटर के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ अगेन हीट एक्सचेंज होगा। इकोनोमाइजर क्या हुआ, एक हीट एक्सचेंजर है। सुपर हीटर भी क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। जिसमें सुपर हीटर में क्या हो रहा है, फ्लू गैस एंड जो स्टीम है, स्टीम के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, फ्लू गैस एंड स्टीम के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है। एंड देन इकोनोमाइजर भी एक हीट एक्सचेंजर है, जिसमें किसके बीच हीट एक्सचेंज हो रहा है, फीड वाटर एंड फ्लू गैस के बीच में, ठीक है। एंड फाइनली अब यहाँ से जो फ्लू गैस निकलेगा
हमें अब इसका कोई यूज नहीं है, उसको डायरेक्टली। अच्छा, एक और काम करेंगे हम, अभी भी इसके पास इतना टेम्परेचर है कि इस फ्लू गैस को हम क्या करेंगे, एयर प्री हीटर से पास करेंगे, है ना। एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर किसके लिए है, जैसे मान लीजिए आप कोल्ड एयर सप्लाई करते हो फर्नेस के अंदर, तो कोल को बर्न होने में थोड़ा कंबशन पूरी तरह नहीं होगा, या कंबशन डिले हो सकता है। तो कंबशन को फास्ट करने के लिए या कंप्लीट कंबशन के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्रेश एयर सप्लाई करते हैं फर्नेस के अंदर, उस फ्रेश एयर को पहले प्री हीट कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा प्री हीटिंग कर लेंगे, लेकिन प्री हीटिंग के लिए अगेन आप कोई अदर कोई मेथड अप्लाई करते हो, जैसे हीटर यूज करते हो, या मान लो आप कोल को बर्न करके फिर उससे हीट देते हो एयर प्री हीटर को, तो फिर वो एडिशनल कॉस्ट बैठ जाएगा। तो वैसा हम नहीं करेंगे। जो फ्लू गैस है, वेस्ट गैस है, फ्लू गैस क्या है, वेस्ट है, तो उस वेस्ट गैस को ही हम सुपर हीटर से पास किए, वहां पे उसका कुछ हीट एब्जॉर्ब हुआ। देन अगेन फ्लू गैस को हमने क्या किया, इकोनोमाइजर से पास किया, वहां पे फीड वाटर कुछ हीट हो गया। एंड अगेन अभी भी फ्लू गैस का टेम्परेचर नॉर्मल एयर के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो उसको हम एयर प्री हीटर से पास कर देंगे। तो एयर प्री हीटर में भी जो एयर को हमें सप्लाई करना है फर्नेस के अंदर, वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करके हॉट हो जाएगा, एंड हॉट एयर जो है वो सप्लाई होगा फर्नेस को, तो कंप्लीट कंबशन यहाँ पे इंश्योर होगा, कंबशन भी फास्ट होगा, ठीक है। एंड फाइनली जो फ्लू गैस है उसको क्या किया जाएगा, चिमनी के थ्रू सराउंडिंग में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। हेलो, समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना सबको? प्री हीटर, इकोनोमाइजर। चलो मुझे अभी बताओ इकोनोमाइजर का क्या यूज है, अभी मैंने बताया है। इकोनोमाइजर क्या करता है? हीट एक्सचेंजर का काम करता है सर। एक हीट एक्सचेंजर है, किसके बीच में हीट एक्सचेंज कर रहा है? फ्लू गैस और वाटर। फ्लू गैस एंड फीड वाटर, ठीक है। जो फीड वाटर हमें सप्लाई करना है बॉयलर के अंदर, उसके बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप फ्लू गैस ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ देते हो, तो उसका कोई यूज नहीं होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट हो जाएगा। तो उसको हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, प्लांट की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, है ना। हम डायरेक्टली छोड़ भी सकते थे एंड कोई अदर सोर्स यूज करते फीड वाटर को हीट करने के लिए, फिर अदर मीन्स और कोल बर्न करते एंड कोल से हम क्या करते, सुपर हीटर में हीट सप्लाई करते, तो क्या होगा, एडिशनल कॉस्ट बैठ जाता है ना। तो फ्लू गैस जो है उसके पास इतना ज्यादा टेम्परेचर है एंड उसको डायरेक्टली हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा एंड प्लांट की इफिशियंसी कम हो जाएगी, मीन्स ज्यादा ज्यादा हीट क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो उस हीट को हम क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। रिकवर कैसे कर रहे हैं, थ्रू सुपर हीटर। सुपर हीटर एक हीट एक्सचेंजर है, इसमें हीट एक्सचेंज किसके बीच हो रही है, स्टीम एंड फ्लू गैस के बीच में। तो स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। देन उसके बाद इकोनोमाइजर से फ्लू गैस पास हो रहा है, देन वहां पे फीड वाटर को हीट कर दिया जा रहा है। एंड देन जो एयर सप्लाई करना है फर्नेस के अंदर कोल को बर्न करने के लिए, तो वहां पे भी जो एयर है, अगर कोल्ड एयर सप्लाई कीजिएगा तो बर्निंग स्लो होगी, है ना, डिले हो जाएगा। तो बर्निंग को फास्ट करने के लिए हॉट एयर सप्लाई करना है, कंप्लीट कंबशन होगा, बर्निंग फास्ट होगा कोल का। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एयर प्री हीटर यूज कर रहे हैं। तो अगेन वहां पे भी फ्लू गैस एक हीट एक्सचेंज, एयर प्री हीटर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है जहां पे हीट एक्सचेंज हो रही है fresh air which is supplied to the boiler furnace, which is supplied to the furnace, है ना, एंड फ्लू गैस के बीच में। तो ये सर्किट समझ में आ गया सबको? ओके, देन टरबाइन का देखिए। अब बॉयलर से स्टीम सर्किट देखिए, बॉयलर से स्टीम जनरेट हुआ, ठीक है। ये स्टीम पहले सुपर हीटर में गया, देन सुपर हीटर से होता हुआ ये वाली सर्किट जो है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, ये वाली सर्किट
बॉयलर से होता हुआ सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटर से सुपर हीटेड स्टीम निकला, देन सुपर हीटेड स्टीम इस सर्किट से होता हुआ हाई प्रेशर टरबाइन। ये क्या है, 3 टरबाइन यहाँ पे लगे हुए हैं एंड तीनों टरबाइन एक ही शाफ्ट पे है, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे पहला है हाई प्रेशर टरबाइन, उसके बाद है इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, उसके बाद है लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। तो हाई प्रेशर टरबाइन में जो बॉयलर से स्टीम आ रही है, उस स्टीम को सबसे पहले हम किसमें सप्लाई करेंगे, हाई प्रेशर टरबाइन में। देन हाई प्रेशर टरबाइन में से होता हुआ स्टीम को फिर रिकवर करके किसके थ्रू कहाँ सप्लाई किया जाएगा, वही स्टीम को, उस स्टीम को सप्लाई किया जाएगा इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन को, है ना। तो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन जो है, यहाँ पे थोड़ा लो प्रेशर स्टीम आएगी, है ना। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टरबाइन के बीच में एक रीहीटर लगाया हुआ है। रीहीटर का क्या काम है, जैसे मान लीजिए जो हाई प्रेशर स्टीम जो टरबाइन जो है, उसमें स्टीम आया एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो वर्क डन करेगा, स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगा, एंड देन जो स्टीम आउट होगी, जो हाई प्रेशर टरबाइन से बाहर निकलेगी, उसका टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसको डायरेक्टली अगर हम लोग इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में सप्लाई कर देते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको हीट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रीहीटर यूज कर रहे हैं। तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर मीन्स हाई प्रेशर टरबाइन से जो स्टीम निकलेगा, उसको रीहीट करने से क्या होगा, उसकी और प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाएगी। देन उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में, एंड देन इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन से फ्लो होगा जब ये स्टीम, वहां पे भी ब्लेड पे वर्क डन करेगा एंड टरबाइन रोटेट होगी। देन अगेन जो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन से स्टीम निकल रही है, उस स्टीम की क्वालिटी फिर कम हो जाएगी, मीन्स उसका टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाएगा। तो और उसको हम फिर से क्या करेंगे, हीट कर लेंगे एंड बिफोर एंटरिंग इनटू लो प्रेशर टरबाइन। तो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन के बीच में रीहीटर 2 है, ठीक है। वहां पे अगेन क्या होगा, यहाँ से जो स्टीम निकल रही है इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, उसको प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा एंड फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा लो प्रेशर टरबाइन में। एंड इस तरह से हम क्या होगा, जो स्टीम हमने जनरेट किया था, उस स्टीम का मैक्सिमम एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल पावर में, मीन्स शाफ्ट पावर में। तो सिर्फ इस स्टीम को अगर हाई प्रेशर टरबाइन से सप्लाई किया जाता एंड देन उसके बाद फिर से कंडेंस करके एंड उसको, तो हाई प्रेशर टरबाइन से जो स्टीम निकलेगी उसके पास वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर है, ठीक है। तो डायरेक्टली उसको यानी छोड़ देना मीन्स उसका पूरी तरह एनर्जी यूज नहीं कर पाना। तो ये क्या होगी, इससे प्लांट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हम प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो उसको डिफरेंट टरबाइन से मीन्स हाई प्रेशर के बाद फिर उसी स्टीम को हम क्या करेंगे, लो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में सप्लाई करेंगे। देन इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन से फिर से उसको उसी स्टीम को किस में सप्लाई करेंगे, लो प्रेशर टरबाइन में, एंड देन फाइनली उसको कंडेंसर से पास कर देंगे। एंड कंडेंसर से वो स्टीम क्या होगा, कंडेंसर में कोल्ड वाटर सप्लाई हो रहा है, तो कंडेंस जैसे कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, स्टीम कंडेंस हो जाएगा एंड देन यहाँ से कंडेंसेट हॉट वेल में चला जाएगा, ठीक है। देन अगेन उसको फीड पंप के थ्रू फीड वाटर सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। बोलिए सर बोलिए। सर हाई प्रेशर से जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से जो स्टीम आ रही है, जो हाई प्रेशर टरबाइन में जा रही है, उसके बाद वो निकल के रीहीटर में जा रही है। वहां उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कैसे उसका टेम्परेचर बढ़ा है, अदर सोर्स तो हीट आ ही नहीं रहे। रीहीटर में क्या किया जाएगा, रीहीटर एक अलग सिस्टम रहेगी, ठीक है। उस रीहीटर में स्टीम भी सप्लाई किया जा सकता है, जैसे सुपर हीटेड स्टीम भी सप्लाई किया जा सकता है, या फ्लो गैस को यहाँ पे नहीं सप्लाई किया जाता है, ठीक है। रीहीटर एक एडिशनल इक्विपमेंट हो सकता है। जनरली उसमें हम क्या करते हैं,
जो स्टीम टरबाइन है ना, ये बॉयलर से जो सुपर हीटेड स्टीम, यानी सुपर हीटर से सुपर हीटेड स्टीम जो निकल रही है, उसी का यूज करते हैं हम यहाँ पे रीहीटिंग के लिए। ठीक है, यानी यहाँ से ब्लीडिंग करके हमें रीहीटर में सप्लाई करना पड़ेगा, या फ्लू गैस तो यहाँ पे नहीं सप्लाई किया जाता है, रीहीटर में फ्लू गैस नहीं सप्लाई किया, एडिशनल कोई सिस्टम बैठाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में फ्रेश स्टीम सप्लाई करना चाहते हो तो क्या होगा, उसके लिए फिर से अलग एक बॉयलर बैठाना पड़ेगा, फिर वाटर को हीट करना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है, वाटर को हीट करके फिर उसको स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हाई प्रेशर टरबाइन से जो स्टीम निकल रहा है वो ऑलरेडी स्टीम के फॉर्म में है, ये नहीं है कि वो वाटर हो गया है। हाई प्रेशर टरबाइन से जो स्टीम निकल रही है वो स्टीम फॉर्म में है एंड उसका प्रेशर टेम्परेचर भी हाई है। ठीक है, तो उसको थोड़ा रीहीट कर लिया जाए रीहीटर के थ्रू। अब रीहीटर में हीट कहाँ से आएगा, तो वो हम क्या करेंगे, सुपर हीटर से जो स्टीम निकल रही है उसका प्रेशर टेम्परेचर हाई है, उसको हम यूज कर सकते हैं रीहीटर में, या रीहीटर में कोई एडिशनल सिस्टम बैठाया जाएगा, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, कुछ ऐसे कोई सिस्टम एक बैठाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो जो पावर जनरेट हो रहा है, उस पावर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसका एक वेरी स्मॉल अमाउंट यहाँ पे रीहीटर में यूज हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर प्लांट की इफिशियंसी बढ़ रही है तो। ठीक है, प्लांट की इफिशियंसी अगर मान लीजिए आप 400 मेगावाट का पावर प्लांट है या 4000 मेगावाट की पावर प्लांट है, एंड वहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करें रीहीटर, हीटर होता है ना इलेक्ट्रिक हीटर, यस सर। तो कोई इशू नहीं है, आप 1% भी यूज करते हो रीहीटर में एंड उससे प्लांट की इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है तो हम यूज कर सकते हैं। या सुपर हीटेड स्टीम जो निकल रही है उसका हीट, जो हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन से जो स्टीम निकलेगा उससे बहुत ही ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर होगा सुपर हीटेड स्टीम का, तो उसको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो रीहीटर सिंपली आप इतना ध्यान में रखो, रीहीटर अब उसका मेथड अलग होगा, रीहीटर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पे समझो रीहीटर का काम इतना ही है कि रीहीटर क्या करेगा, जो स्टीम निकल रही है हाई प्रेशर टरबाइन से उसको उसकी क्वालिटी फिर थोड़ा बढ़ाने के लिए, मीन्स उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, एंड जब हीट करेंगे हम स्टीम को तो उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड देन उस स्टीम को फिर से इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में सप्लाई किया, फिर यहाँ पे स्टीम ने वर्क डन किया टरबाइन ब्लेड पे, टरबाइन रोटेट होगा, है ना, एंड देन स्टीम यहाँ से जो निकलेगी वो भी स्टीम फॉर्म में है, अभी वाटर कंडेंस नहीं होगा स्टीम, है ना, जब तक कंडेंसर से नहीं पास कीजिएगा तब तक वाटर यानी जो स्टीम है वो कंडेंस नहीं होगा। ठीक है, तो उस स्टीम को अगेन उसका प्रेशर टेम्परेचर है उसके पास तो उसको और थोड़ा रीहीट करके लो प्रेशर टरबाइन में सप्लाई किया जाए एंड फाइनली जो स्टीम यहाँ से निकलेगी अब उसको कंडेंस करके हम फिर फीड वाटर के थ्रू, फीड पंप के थ्रू फीड वाटर के फॉर्म में सप्लाई करेंगे वाटर। तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्टीम के पास एनर्जी है उसको थोड़ा रीहीट करके, मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट यूज करके हमने क्या किया, स्टीम टरबाइन की इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, फीड वाटर वाला देखिए,